नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। ताजनगरी में बुधवार को भी बारिश होने से मौसम रहा सुहाना। वहीं 2 दिन की लगातार बारिश ने नगर निगम की भी पोल खोल के रख दी। सड़कों पर गहरे गड्ढों ने आगरा वासियों को किया परेशान। आगरा के आसपास के जिलों में वायरल बुखार का कहर तेजी से बढ़ा। स्वास्थ्य विभाग ने किया अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने रैपिड रिस्पांस टीम का किया गठन। बच्चों के लिए घातक होता जा रहा है वायरल बुखार। एक सितंबर से खुले कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल। आगरा में स्कूलों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का किया गया पालन। बच्चे मास्क लगाकर व सोशल डिस्टेंसिंग में बैठे आए नजर। ताजनगरी में अवैध पार्किंगों पर शासन ने आगरा सहित तमाम शहरों में अवैध पार्किंग को तत्काल निरस्त करने की दिया आदेश। नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि शासन ने आगरा की 30 अवैध पार्किंग स्थलों को किया स्थगित। आगरा में जहरीली शराब से मौतों का तांडव जारी। बागुरी गांव में हुई 30 वर्षीय युवक की मौत। शराब का सेवन करने से मौत होने का आरोप। जहरीली शराब की बिक्री पर रोक लगाने में नाकाम आबकारी विभाग। शमशाबाद क्षेत्र में कहर बरपा रही जहरीली शराब। 1 सितंबर से शासनादेश के अनुसार प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में नर्सरी से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए भी विद्यालय भौतिक रूप से खुले। विद्यालय प्रबंधन, प्राचार्य एवं समस्त शिक्षक वर्ग ने बच्चों का किया हार्दिक अभिनंदन। फतेहाबाद में 412 लाभार्थियों को सौंपी गई आवास की चाबी। कराया गया गृह प्रवेश। ग्रामीण अंचल में सरकार द्वारा निर्धन लोगों को आवास कराए गए उपलब्ध। क्षेत्रीय विधायक ने किया मातृ वंदना सप्ताह का उद्घाटन। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को दी गई जानकारी। पिनाहट स्वास्थ्य केंद्र पर हुआ मातृ वंदना का उद्घाटन। फिरोजाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 2 अभियुक्तों को चोरी की 3 ईको कार के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों को भेजा जेल। जिला फिरोजाबाद में डेंगू का बड़ा प्रकोप। शासन प्रशासन हुआ सख्त। गांव-गांव जांच के लिए जा रही टीमें। 22 लोगों की जांच में 3 बच्चे डेंगू पॉजिटिव पाए गए। कस्बा पिनाहट ब्लॉक परिसर में ब्लॉक प्रमुख ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपी चाबी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारियां। आगरा के आसपास के जिलों में वायरल बुखार का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रैपिड रिस्पांस टीम गठित कर दी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया है, जहां पर बुखार से पीड़ित मरीजों की सूचना दी जा सकती है। आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में ज्यादातर वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। साथ ही बच्चों को भी यह बीमारी तेजी के साथ जकड़ रही है। कोरोना का प्रकोप अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अधिकांश विशेषज्ञ तीसरी लहर आने की संभावना जता रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर से पहले वायरल बुखार ने बच्चों को जकड़ लिया है। आसपास के जिलों में तेजी से छोटे बच्चों को यह बुखार अपनी चपेट में ले रहा है, जिसकी बदौलत अब एसएन मेडिकल कॉलेज समेत तमाम प्राइवेट अस्पतालों में छोटे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में यह लोगों को बड़ी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रशांत गुप्ता ने बताया कि आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में डेंगू के करीब 19 पेशेंट हैं। उसमें सबसे ज्यादा 12 केस फिरोजाबाद के सामने आए हैं। मथुरा के 2, आगरा के 5 केस सामने आए हैं, जिनमें से कुछ मरीज सही होने की स्थिति में हैं। 1-2 दिन में आधे मरीज सही होकर घर वापस लौट जाएंगे। उन्होंने डेंगू के लक्षण के बारे में बताया कि मनुष्य को तेज बुखार, उल्टी दस्त, चक्कर आना इसके लक्षण हैं। इससे बचने के लिए उन्हें बाहर की चीजों को खाने से बचना चाहिए और आसपास पानी का बहाव न होने दें। समय से कूलर का पानी बदलते रहें। जहां मच्छर होंगे वहां डेंगू की संभावना ज्यादा रहती है। तो बाकी लोकल आगरा प्रशासन है, जो हमारी मेडिकल की जो टीम है, NCMO जी बेसिकली अगर हम गौर करें, हम सब पढ़ भी रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में अचानक से फिरोजाबाद में डेंगू के बहुत सारे केस आए जी। कल का जो मेरे पास डाटा फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज का है, संभवतः वहाँ पर 200 बच्चे भर्ती हैं जी जी।
दूसरा हमारा मथुरा में स्पेशली ये आउटब्रेक फरे में शुरू हुआ था। जी जी। वहाँ पे कई बच्चों की इस बीमारी के कारण से गंभीर रोग उनको हुआ और कुछ की मृत्यु भी हुई। आगरा में कुछ केसेस कुछ जगहों से अभी आना शुरू हुए जो हमारे पास है। आगरा में टोटल कितनी संख्या हो चुकी है सर बात करें? आगरा की मेरे को टोटल संख्या डेंगू के संबंध में सीएमओ साहब से अभी मेरे को प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे पास अगर हम टोटल काउंट कर लें तो एडल्ट पेशेंट में 5 और बच्चों के पेशेंट्स में मिला करके 2, टोटल 7 या 8 पेशेंट है जो हमारे पास एडमिट हैं। सबसे ज़्यादा बरसात के पानी से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता हुआ क्या? हाँ, बरसात का पानी चूँकि क्लीन वाटर है, जगह जगह जमा हो जाता है। इवन घर में भी समझ लीजिए फूलदान है, फूलदान जैसे पानी में आपने फ्रेश फूलदान तो क्लीन वाटर है वहाँ जमा, खाली टायर हैं इनमें पानी जमा हो जाएगा, या इवन नारियल के खोलों तक में जो खोल होते हैं नारियल तक में पानी बराबर ब्रीडिंग मिल जाती है। मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए और क्या इंतजाम करने चाहिए लोगों को? और क्या करना चाहिए? जैसे मिट्टी का तेल जैसे उसमें डालने से भी कुछ बेनिफिट होता है? बस सफाई करनी है, पानी का जमाव नहीं होने देना है, और लार्विसाइडल का छिड़काव तो सरकारी जनरली करवाती है। आसपास के जिले मथुरा फिरोजाबाद में इस रोग से संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी आगरा का स्वास्थ्य विभाग स्क्रब टाइफस को लेकर अलर्ट पर है। इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल व लेडी लॉयल में फॉगिंग कर डेंगू से बचाव किया जा रहा है। एतमादपुर में कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूलों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया गया, जहां बच्चे मास्क लगाकर व सोशल डिस्टेंसिंग में बैठे नजर आए। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। इसी को देखते हुए छात्र छात्राएं स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं अध्यापकों द्वारा कोविड-19 का पालन बच्चों द्वारा करवाया जा रहा है। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जा रहा है और जब बच्चे स्कूल में एंट्री ले रहे हैं तो हाथों पर सैनिटाइजर, प्रत्येक बच्चे को मास्क लगाने को कहा जा रहा है। बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और सभी बच्चों की यही उम्मीद रही थी कि कब से हमारे विद्यालय खुलना स्टार्ट हो। अभिभावक भी हम लोगों से काफ़ी टच में रहे हैं, हम लोगों से पूछते रहते थे कि सर आप विद्यालय कब ओपन कर रहे हैं, कब ओपन कर रहे हैं। जैसा कि मैं हूँ, मेरे काफ़ी और विद्यालय हैं और हमारे जैसे प्रबंधक लोग जो हैं, विद्यालय संचालक जो हैं, काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से विद्यालय खुलने का। वो आज हमारा कंप्लीट हुआ है और हम गवर्नमेंट से यही उम्मीद करते हैं वो जो फैसला लेती है हमारे उचित भविष्य के लिए। हाँ, जैसे स्कूल आए हैं कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे काफ़ी दिनों से आप घर पर आए हैं, मस्ती की है और आज स्कूल आए हैं, अध्यापकों से वार्तालाप हुई है, कैसा लग रहा है? दोस्तों से मिले हो आज? बहुत अच्छा लग रहा है। नाम है? केशव राघव। कहाँ के रहने वाले हैं? अमर विहार कॉलोनी। आज जैसे स्कूल आए हैं, काफ़ी दिन बाद आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अपने दोस्तों से मिले हो आज? हाँ। कैसी बातें हुई हैं अपने दोस्तों से? अच्छी। अध्यापकों से मिले हो आप अपने? हाँ। टीचरों से? तो उनसे कि अब आपको क्या लगता है कि स्कूल बंद होने चाहिए या खुले रहने चाहिए? नहीं, अब नहीं होनी चाहिए। बंद नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई छूट जाती है? हाँ। घर पे मस्ती में लगे रहते हो? नहीं। पढ़ते हो? ठीक। एतमादपुर के कई स्कूलों में बुधवार सुबह बच्चे जब स्कूल पहुंचे तो काफी खुश नजर आए, क्योंकि बहुत दिनों बाद बच्चे शिक्षा के मंदिर में पहुंचे थे। बच्चे सबसे पहले अपने दोस्तों से मिले, उसके बाद में अध्यापकों से मुलाकात की और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लास में बैठे। जब बच्चों से बात की गई तो बच्चों का कहना रहा कि अब स्कूल बंद ना हो क्योंकि पढ़ाई छूट जाती है। एतमादपुर में KS किड्स पब्लिक स्कूल में कोविड-19 का पालन हुआ। पहली से 8वीं कक्षा तक छात्रों के लिए खोले गए स्कूल। शासन की ओर से दिए गए आदेश के बाद कोविड-19 का पालन करते हुए छात्र स्कूल पहुंचे, मगर प्रथम दिन छात्रों की संख्या कम रही। शहर के कई प्रमुख स्कूल ऐसे भी रहे जहां पर पहली से 8वीं तक की कक्षाएं अभी प्रारंभ नहीं की गईं। कोरोना वायरस की वजह से बंद चल रहे स्कूल सीनियर कक्षाओं के बाद 1 सितंबर से जूनियर कक्षाओं के लिए भी खोल दिए गए। शासन के आदेश के बाद सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पहली से 6वीं कक्षा तक छात्रों की पढ़ाई प्रारंभ हो गई। शासन आदेश के बाद स्कूलों में भी छात्रों के लिए कोविड-19 वायरस के प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां की गई थी। सुबह छात्र भी अपनी पूरी तैयारी के साथ स्कूल पहुंचे।
शहर के प्रमुख स्कूलों में से एक सेंट जॉर्जेस स्कूल की बात करें तो छात्र कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए देखे जा सकते थे। इसके साथ स्कूल प्रशासन ने भी छात्रों के लिए सभी उचित व्यवस्थाएं की हुई थी। छात्र भी मास्क पहने हुए थे। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल स्कूल के बाहर और क्लासेस के अंदर भी रखा जा रहा था। पानी की बोतल हो या सैनिटाइजर की बोतल छात्रों के पास देखने को मिल रही थी। छात्र छात्राएं भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को लेकर सजग थे। छोटे छोटे बच्चे लगभग 1.5 साल बाद अपने स्कूल लौटे थे, जिसको लेकर वे काफी खुश थे। एक लंबे समय बाद अपनी क्लासेस में आकर दोस्तों के साथ पढ़ाई करना उनको एक नई ऊर्जा देने वाला था। उनके चेहरे की रौनक साफ देखी जा सकती थी और बच्चों का कहना था कि वह स्कूल में आकर ही पढ़ाई करना चाहते हैं और उनको स्कूल आने में किसी तरह का कोई डर नहीं लग रहा। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पढ़ाई स्कूल में आके की है, आगे भी आना चाह रहे हैं आप? हाँ, कैसे पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन स्कूल में आना चाहते हैं। आज कोई डर तो नहीं लगा स्कूल आने की? नहीं। नो। स्कूल में ही आके पढ़ना चाहते हैं। हाँ। काफी दिनों बाद फ्रेंड से मिले। यस मैम। क्या किया आज? आज पढ़ाई की। मेरा नाम श्रेया कपूर है। आज काफी दिनों बाद स्कूल आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे स्कूल आके? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज पढ़ाई भी कराई है और आज जब फ्री पीरियड्स भी हुए थे, आज फर्स्ट डे था और फ्रेंड से भी मिले पर ज़्यादा टच नहीं कर पाए। हाँ, सैनिटाइजर वगैरह आप लोग सब लाए थे, मास्क सब कुछ था, बॉटल पानी सबके पास थी। जो छात्र स्कूल आए थे वह सभी काफी खुश थे। साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल्स के नियमों का भी पालन अच्छे से किया। टीचर्स भी जूनियर छात्रों के स्कूल में आने को लेकर उत्साहित दिखे। उनका कहना था कि एक लंबे समय बाद वे अपने छात्रों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो उनको एक अच्छा अनुभव देने वाला है। टीचर्स का कहना था कि वह चाहते हैं कि पहले की तरह स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बने और स्कूल जैसे पहले संचालित होते थे उसी तरह से संचालित होते रहें। Very good response. Children were very happy. They had good fun in class and they were really excited to come to class. टीचर आपको भी काफी दिनों बाद Yes, and we were very happy to interact with them and it was really nice. क्या बच्चों पेरेंट्स का जो था वो क्या कहते हैं? Parents were also very happy and I'm sure they are going to send more. We are going to have a more amount of children tomorrow. और बहुत अच्छा रिस्पांस था, सारा काम कंप्लीट करवाया, वी डिड ऑल द करेक्शंस, एवरीथिंग सब किया उनके साथ में। सो ओवरऑल एज लोग कितना तैयार थे आज के लिए? वी वर वेरी प्रिपेयर्ड, हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे बच्चों के। वी वर इन फैक्ट वेटिंग फॉर देम एंड वी वर वेरी हैप्पी। बच्चों के पहले दिन को देखते हुए बच्चे अच्छे उसमें आए हैं और बच्चों से बात भी करी गई, हमने भी करी, प्रिंसिपल साहब ने भी करी। बच्चों में काफ़ी उत्साह रहा और ये भी कहा गया कि कल से और बच्चों के आने की उम्मीद है। हाँ, थोड़ा कम रिस्पांस है, 12 13 या 8-9, लेकिन कल से उम्मीद है कि और लोग आएंगे। ऑब्वियसली ये रिस्पांस बढ़ेगा, तो पेरेंट्स को भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ स्कूल में सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, बच्चों को अच्छे से रखा जाएगा, तो रिस्पांस बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो बच्चे आपको लगता है कि खुश हैं? हाँ बिल्कुल, बच्चे तो बहुत खुश हैं, बच्चे तो हंसते खेलते हुए आए हैं। उनको लगता है कि भी चाहते हैं कि हम बाहर निकलें और जाके टीचर से मिलें, उनसे देखें, स्कूल का माहौल देखें, क्योंकि वो माहौल से वंचित तो चल ही रहे हैं 1.5 साल से, तो उत्साह तो पूरा है। जूनियर कक्षाओं की पढ़ाई प्रारंभ होने को लेकर सभी में उत्साह देखने को मिला। छात्र भी खुश थे, साथ ही टीचर्स भी काफ़ी उत्साहित दिखे। स्कूल खोले जाने को लेकर पेरेंट्स भी खुश थे। हालांकि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी थे जो अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते, मगर कुछ का कहना था कि बच्चों के लिए स्कूल आना अच्छा है, क्योंकि वह जो पढ़ाई स्कूल में कर सकते हैं वह घर में रहकर ऑनलाइन नहीं की जा सकती। साथ ही स्कूल में उनको एक बेहतर माहौल मिलता है जहां पर वह खेलते कूदते भी हैं और साथ ही खुलकर पढ़ाई भी करते हैं। माय नेम इज़ मिनी गुप्ता। मुझे लगता है ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है, और जो 2 साल से बच्चे घर में बैठे हैं, 1-1.5 साल से, तो जिससे कि बच्चों को अच्छा लग रहा है और फिर घर में पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती बच्चों की, और थोड़ा बच्चों का भी फ्रेश हो गए हैं आके, थोड़ा मूड भी ठीक हो गया है और पेरेंट्स का भी मूड ठीक हो गया है। ये है ना कि एक्चुअली हम जहाँ भी जा रहे हैं बच्चे हमारे साथ जा रहे हैं, तो हम जिस तरीके से ले जा रहे हैं बच्चे तो ऑलरेडी सब सीख चुके हैं। और कोविड का डर क्या है, अब
पता नहीं कोविड कब तक रहेगा और कब तक जाएगा। तो और हम बच्चों को ऐसे डरा के रखेंगे तो बच्चे भी घर में रह के बेकार ही हो जाएंगे, ना पढ़ने में मन लगाते ना वो फिजिकली एक्टिविटी करते। स्कूल में आते हैं, सोशल भी होना सारा बच्चों का सब खत्म ही हो गया है। तो इसीलिए कि मुझे तो लगता है स्कूल खुलने चाहिए। सेंट जॉर्जन स्कूल की बात करें तो स्कूल में पहली कक्षा से 6वीं कक्षा तक छात्रों के लिए पढ़ाई प्रारंभ हो गई है, मगर छात्रों की संख्या स्कूल के अनुमान के अनुसार कम ही रही। छात्र स्कूल पहुंचे जरूर, मगर कम संख्या में। जो पहुंचे थे वह काफी संतुष्ट थे और स्कूल आना चाहते थे, मगर छात्रों की कम संख्या को देखकर स्कूल प्रशासन का कहना था कि छात्रों के लिए उन्होंने व्यवस्थाएं सभी की हुई है, मगर स्टूडेंट की संख्या अगर कम रही तो स्कूल प्रशासन छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की ही व्यवस्था करेगा, जिससे जूनियर क्लासेस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से पढ़ाई कर सकें। रिस्पॉन्स जो है बहुत ही एवरेज है, बहुत कम बच्चे आए हैं और ज़्यादातर पेरेंट्स इनके बच्चे नहीं आ पाए, वो हमसे मिले आज सुबह, तो उनका ये कहना था कि हाँ भी हम बच्चे नहीं भेज पाएंगे, जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक हम बच्चों को भेजने में असमर्थ हैं। और जो बच्चे आए हैं वो तो बहुत खुश हैं कि इतने डेढ़ साल बाद स्कूल आए हैं, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चे एब्सेंट बहुत हैं। हाँ 1 to 5। अब पूरा स्कूल सैनिटाइज है और 2-3 बार सैनिटाइज कर रहे हैं हम उसको, पूरा भी ख्याल रखा जा रहा है। बच्चे बिल्कुल मास्क पहन के क्लास में बैठे हैं और सब पढ़ाई तो ठीक चल रही है, लेकिन इस पर सोचना पड़ेगा हमको कि 1 to 5 को आगे बुलाएं कि ना बुलाएं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं बहुत कंसर्न हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे भेजें। एक दहशत है उन पेरेंट्स में। जूनियर क्लासेस के लिए शासन द्वारा खोले गए स्कूलों में पहले दिन संख्या कम रही। स्कूल प्रशासन का कहना है कि अभिभावकों से उनकी स्कूलों में बच्चों को भेजने को लेकर वार्ता हुई थी, मगर कुछ अभिभावक अपने बच्चों को भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और एक बड़ी संख्या है जो बच्चों को स्कूल में भेजने से डरती है। अगर शहर के प्रमुख स्कूलों की बात करें तो सेंट एंथनी स्कूल में भी अभी अपनी जूनियर कक्षाएं प्रारंभ नहीं की हैं। स्कूल में सीनियर कक्षाएं छात्रों के लिए चल रही हैं, जिसमें छात्राएं आकर स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं। इसके साथ अल्टरनेट डेज पर ऑनलाइन व ऑफलाइन क्लासेस की व्यवस्था भी स्कूल ने की है। पर 1 सितंबर से सेंट एंथनी स्कूल में कक्षा 1 से 6वीं तक क्लासेस प्रारंभ नहीं हुई, जिसको लेकर स्कूल की प्रिंसिपल का कहना था कि छात्रों की संख्या काफी कम है और अभिभावक छात्राओं को स्कूल भेजना नहीं चाहते, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी एक है। अभिभावकों का कहना है कि वे वैन के माध्यम से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, साथ ही उनको लाने ले जाने की दिक्कत है। वैक्सीन बच्चों को न लगना भी एक बड़ा कारण अभिभावक मानते हैं कि बच्चे वैक्सीन के बिना सुरक्षित नहीं हैं, जिसको लेकर वह अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ाई कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सीनियर कक्षाओं में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ाई की जा रही है। अगर आने वाले दिनों में अभिभावक तैयार होते हैं तो वह जूनियर कक्षाओं को भी खोलने पर विचार करेंगे। I have not opened. What was the reason behind it? The reason is just now I wanted to call them in installment, like in a few at a time. So spacing them, that is one. Secondly, parents have a lot of problem of commuting, which is not easy for them to bring the child and pick up the child. So they don't want to send them in the van. So because there is no vaccination is not done for the kids. So it is difficulty. We are trying to find out some solution where it is amicable for both, for the parents and us. And the 6th to 8th we are going to open a week later. That is 6th onwards. That is we are going to open. We will keep it open. It is not compulsory. We just call them. If those who want to send, they will send.
So those who are not able to send or they'll have a problem, it is left to them. Otherwise, parents are coming, submitting their books, checking them, the teachers are checking their books, handing over the books to the parents, but not to the children. Online classes, the day there is offline, we don't have online. The day there is no offline classes, then they will have online classes. Only the certain days I'm bringing in groups. I don't bring the whole lot of them together. So we have 9 to the 12th also. We have students, 3 days 12th will come, 2 days the 3 days the 11th and 12th will come, and 2 days 9th and 10th will come. So as a result, when they don't have 12th, don't have offline, they have online classes when they are at home. Same thing, it happens for the 6th to the 8th also. सेंट एंथनी कॉलेज के साथ सेंट पैट्रिक, सेंट पॉल, सेंट पीटर्स कॉलेज में भी जूनियर कक्षाएं छात्रों के लिए प्रारंभ नहीं हुई, जिसका कारण स्कूल प्रशासन अभिभावकों को छात्रों को स्कूल न भेजने के लिए राजी होना बता रहा है। शासन की ओर से तो जूनियर कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। अब देखना होगा कि सभी स्कूलों में छात्रों की संख्या कैसी रहती है और जिन स्कूलों में अभी कक्षाएं प्रारंभ नहीं हुई हैं, वह अपनी कक्षाएं कब तक जूनियर छात्रों के लिए प्रारंभ करते हैं। अभिभावकों में भी बच्चों को लेकर एक डर बना हुआ है, जिसकी एक वजह हाल ही में फिरोजाबाद में बच्चों के बुखार को लेकर भी मानी जा रही है। प्रथम दिन तो स्कूलों में छात्रों की संख्या कम रही। अब आने वाले समय में छात्रों की संख्या के अनुसार ही स्कूल प्रशासन छात्रों के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन क्लासेस की व्यवस्था करेंगे। साथ ही जूनियर क्लासेस को आगे खोले जाने को लेकर भी निर्णय करेंगे। जहरीली शराब से लगातार हो रही ताजनगरी में मौतों का सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। थाना क्षेत्र में जहरीली शराब का सेवन करने से एक और व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए आगरा भेज दिया। शमशाबाद के बांगुरी गांव में जहरीली शराब से योगेश पुत्र रोहतान सिंह उम्र करीब 30 वर्ष की मौत हो गई। योगेश की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगरा भेज दिया और कार्यवाही में जुट गई। आपको बता दें कि बागुरी गांव के निकट हिरनेर गांव पर एक देसी शराब की सरकारी दुकान है। इसी दुकान की शराब से घड़ी जहान सिंह गांव में 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि पुलिस द्वारा इस दुकान पर सीज की कार्यवाही तो हो चुकी है, लेकिन दुकान संचालक के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और ये बता रहे हैं परिवार वाले इनके कि परसों इन्होंने दारू पी है, कर फिर इनको उल्टियाँ हुई हैं, तो उसके बाद में भी इसने दारू पी है, तो रात में ज़्यादा तबीयत खराब हुई है। उसके बाद में सुबह ही फिर इसको ले गए हैं। इसकी हालत ज़्यादा आंखों से देख नहीं पा रहा था और वॉमिटिंग भी हो रही थी, तो इसको ले गए। रास्ते में इसकी मौत हो गई। गांव में कोई अवैध शराब बिकती है? अब शराब तो बिकती ही होगी जब ये, और कहाँ से जब पिए तो बिकती होगी। तो अभी यहाँ पर कोई जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कोई पहुँचा है यहाँ पर? अभी ऐसा है कि अभी तो कोई नहीं पहुँचा है। अभी आपने सूचना दी है? सूचना दे दी, अभी 112 पे भी दे दी है और शमशाबाद एसओ को भी दे दी है। थाना कौन सा लगा? आगरा पुलिस द्वारा थाना डौकी क्षेत्र में शराब से हुई मौतों पर पुलिस ने ठेका संचालक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। लेकिन शमशाबाद पुलिस हिरनेर गांव पर स्थित शराब की दुकान संचालक पर मेहरबान है। थाना क्षेत्र में जहरीली शराब से मरने वालों का आगरा दहाई की तरफ पहुंच चुका है। योगेश की मौत के बाद क्षेत्रवासियों को शराब संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का इंतजार है। आगरा विधानसभा फतेहपुर सीकरी के अचनेरा में राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोकदल भाईचारा सम्मेलन के जरिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को जोड़ने का काम कर रही है। जनता पार्टी ने भाईचारा खत्म कर दिया है और भाईचारा खत्म करने में हम उस भाईचारा को बनाना चाहते हैं, क्योंकि समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो भाईचारा की है। जो नफरत इन्होंने फैलाई है, इन सम्मेलनों के जरिए हम नफरत को दूर करने का काम कर रहे हैं और आज समाज में नफरत बहुत बढ़ रही है। इस नफरत को कम करेंगे और आपस में समाज को एक साथ रहने की हम लोग बात कर रहे हैं। 2022 के चुनाव भी अब धीरे धीरे समय आता चला जा रहा है, तो किस तरीके से? नहीं, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा संगठन बन रहा, हम सारे हर जिले में भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं। हम लोगों की बात हो रही है, पहले ही सपा से हमारा गठबंधन था लोकसभा में, हम लोग हो सकता है सब मिल के लड़ेंगे, आगे की तैयारी करेंगे। और एक बात तय है कि 22 के चुनाव में योगी जी नहीं रहने, योगी जी को हटना तय है 22, क्योंकि किसान ने, नौजवान ने, सबने तय कर लिया है
कि योगी जी के रहते उनका कोई गुजारा नहीं। राष्ट्रीय लोकदल आगरा में किस तरीके से दिखता है? आगरा में हम संगठन बना रहे हैं, अभी हमारी अध्यक्ष बनी है, जो यहाँ कमियां हैं उन्हें दूर करेंगे, नए लड़कों को जोड़ेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। अभी आपने एक नारा दिया था महंगाई मोदी, हाँ, इसका क्या कहना चाहोगे? देखिए महंगाई मोदी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन से मोदी आए हैं कमर तोड़ महंगाई है। जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है। तो भाजपा का जो प्रधानमंत्री जो नेता है वो महंगाई पर अंकुश नहीं लगा पाया, और वो अंकुश ना लगाने का कारण बड़े सेठों को फायदा पहुंचाना। इसलिए महंगाई हटानी है तो मोदी को हटाना पड़ेगा, यही मैं आपसे निवेदन। ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस देश में, प्रदेश में, उसने भाईचारा तोड़ने का काम किया, बंटवारा करने का काम किया। इसलिए अब देख रहे हैं आप किसानों में भी बंटवारा करने का प्रयास कर रही हैं। ये तोड़क लोग, हम लोग चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चलने वाले लोग हैं और चौधरी जयंत जी के नेतृत्व में उनके कहने पर भाईचारा आंदोलन चला रहे हैं कि समाज में तोड़ के बजाय भाईचारा कायम हो, आपस में सौहार्द कायम हो, लोग अपने इस भाईचारे की अहमियत को समझें, अपने वोट के अधिकार को समझें और भाईचारा कायम करके अपने वोट का इस्तेमाल करके इन तोड़क लोगों को, जो किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, पिछड़े विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं, इनको सत्ता से हटाया जाए। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से देखते हैं? चुनाव अब नज़दीक है, ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल की क्या भूमिका रहने वाली है प्रदेश में? राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, योगी जी के नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारा पहला लक्ष्य है कि जितनी जल्दी हो सके चुनाव पहले हो जाए तो और अच्छा है। हम योगी जी को किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटाना चाहते और उसी का इंतजार। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर प्रत्येक विधानसभा में इस तरह के भाईचारा सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। आगरा जनपद में हमें फतेहपुर सिकरी विधानसभा को ये अवसर मिला और आज 31 अगस्त को हमने अछनेरा के अंदर ये नारायणी पैलेस में ये आयोजन किया। बहुत अच्छा महसूस हुआ, सभी समाज के लोग, धर्मों के लोग आए और हमारी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व के जो निर्णय थे वो बहुत साकार हुए और मुझे लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में इस तरह के भाईचारा सम्मेलन और सामाजिक दृष्टिकोण से लोगों को जोड़ने की जो भावना है और लोगों में उमंग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लगभग इस बार सभी किसान, मजदूर, दलित, गरीब बहुत बुरी तरह ऊब चुका है और चाहता है कि कोई शानदार गठजोड़ की सरकार बने और वो गठजोड़ हमें बनता दिखाई दे रहा है। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौधरी जैन जी के उस पर आदेश पर भाईचारा का जो कार्यक्रम था, ये जो है यहाँ पर जिलाध्यक्ष जी और ब्रजेश चारण जी के द्वारा यहाँ रखा गया था और ये इसलिए कि जो बेमुश्ता फैला रही है बीजेपी, उसे साधने के लिए सब लोग एक होकर चलें, एक होकर बात करें और सब लोग अपने अपनी मन की बात कहें, एक दूसरे के पास बैठें और आगे की रणनीति तैयार करें। इसके लिए भाईचारा कमेटी बनाई गई, तो इसे सम्मेलन उसी के आधार पर किया गया। आज मैं महेश कुमार जाटव, सदस्य जिला पंचायत, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के आह्वान पर प्रत्येक विधानसभा वाइज ये भाईचारा सम्मेलन रखे गए हैं। इन भाईचारा सम्मेलन के माध्यम से जनता के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब लोग एक हैं और इन झूठे जो वादा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, इसे 2022 में उखाड़ फेंकने के लिए सर्व समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा है। आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाएगा कि कितनी बड़ी तादाद में हमारे राष्ट्रीय लोकदल से, संयुक्त गठबंधन से विधायक चुन के जाएंगे और 2022 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कोरोना महामारी के चलते लगभग 1.5 साल से बंद पड़े विद्यालय फिर से जीवित हो उठे हैं। सरकार के द्वारा विद्यालयों को भौतिक रूप से खोलने की अनुमति ने घरों में बंद होकर रह गए बच्चों को प्रफुल्लित कर दिया। 1 सितंबर से शासनादेश के अनुसार प्रेरियोड पब्लिक स्कूल में नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए भी विद्यालय भौतिक रूप से खुल गए हैं। बुधवार 1 सितंबर से शासनादेश के अनुसार प्रेरियोड पब्लिक स्कूल में नर्सरी से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए भी विद्यालय भौतिक रूप से खुल गए। लंबे समय के अंतराल के बाद
बुधवार को विद्यालय के नन्हे नौनिहालों का विद्यालय प्रबंधन, प्राचार्य एवं समस्त शिक्षक वर्ग ने हार्दिक अभिनंदन किया। विद्यालय परिसर में उनके इतने लंबे समय तक घर में रहने के अवसाद एवं कुंठा को दूर करने का भरसक प्रयास किया गया। बच्चों के लिए लगभग 2 घंटे तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे एक बार फिर से स्वयं को सामान्य अवस्था में महसूस कर सकें। इस दौरान अभिभावकों ने भी विद्यालय की कोविड संबंधी समस्त प्रक्रिया को जाना। बच्चों ने फिर से विद्यालय आने पर अपना उल्लास व्यक्त करते हुए कहा कि हम अपने विद्यालय में फिर से आकर बहुत खुश हैं। ताजनगरी आगरा में पार्किंग के नाम पर सड़कों को बेच अवैध पार्किंगों को भी वैध बना दिया गया, जिसके बाद शासन ने आगरा सहित तमाम शहरों में ऐसी पार्किंग को तत्काल निरस्त करने के आदेश दिए, जिसका असर आगरा में भी दिखाई दिया। मामले की जानकारी देते हुए नगर आयुक्त निखिल फुंडे ने बताया कि शासन ने पार्किंग में सुविधाएं न होने पर आगरा की 30 पार्किंग स्थलों की पार्किंग स्थगित की है। इन पार्किंगों पर ना तो शेड है, ना ही टॉयलेट, ना पेयजल की व्यवस्था, जिसके बाद ऐसी सभी पार्किंग को फिलहाल स्थगित किया गया है। साथ ही नगर आयुक्त ने बताया कि अब ऐसी पार्किंगों पर अवैध वसूली से इनकार नहीं किया जा सकता, लिहाजा टोल फ्री नंबर के साथ ईमेल आईडी भी सार्वजनिक की गई है ताकि अवैध वसूली की शिकायत पर कार्यवाही हो सके। तो ऐसी पार्किंग को हम लोग फिर तत्काल परमानेंटली बंद करेंगे और जहां पर सारे पैरामीटर्स का, सारे नियमों का पालन करते हुए पार्किंग संचालित की जा सकेगी, केवल उन्हीं जगहों पर फिर हम लोग पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। अगर कोई अभी भी पार्किंग चलाता होगा पाया गया, देखिए हमने कल रात में, कल लगभग देर शाम में ये आदेश जारी किया था और 24 घंटे हमने सभी पार्किंग संचालकों को दिए हैं, क्योंकि मैसेज पहुंचने में भी समय लगता है कि आज में सारी पार्किंग्स बंद कर लें। परंतु इसके बाद भी अगर कहीं पार्किंग संचालन करते हुए पाया जाएगा, चाहे वो हमारे जो ठेकेदार वैध तरीके से हमने जो चयनित किए थे वो हो, या कोई अवैध तरीके से अगर शहर में कोई पार्किंग चला रहा है, तो उन सभी के ऊपर फिर कार्रवाई कठोर हम लोग करें। लेकिन दूसरी तरफ पार्किंग संचालक शासनादेश के बावजूद भी धड़ल्ले से पार्किंग से वसूली कर रहे हैं और सड़कों पर पार्किंग कराकर न सिर्फ नगर आयुक्त बल्कि शासन आदेश को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। ग्रामीण अंचल में सरकार द्वारा निर्धन लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए। बुधवार को 412 लोगों को फतेहाबाद विकास खंड के अंतर्गत आवास की चाबी सौंपी गई तथा सांकेतिक रूप से गृह प्रवेश कराया गया। ग्रामीण अंचल में सरकार द्वारा निर्धन लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए। बुधवार को 412 लोगों को फतेहाबाद विकास खंड के अंतर्गत आवास की चाबी सौंपी गई तथा सांकेतिक रूप से गृह प्रवेश करवाया गया। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन फतेहाबाद के गोपाल गार्डन में किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र वर्मा, ब्लॉक प्रमुख प्रियंका गुर्जर, नगर पंचायत अध्यक्ष आशा देवी ने लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी और प्रतीकात्मक रूप से चाबी वितरण की जानी थी। आज यहाँ फतेहाबाद ब्लॉक में मैं, हमारी माननीय प्रमुख जी और माननीय नगर पंचायत के अध्यक्ष जी, ये सब लोग और गणमान्य व्यक्ति यहाँ पधारे और इस मैरिज होम में हम लोगों ने इस प्रोग्राम को किया। इसमें सारे लाभार्थी आए और उनको हम लोगों ने सबको बुला के लाभार्थियों को चाबी प्रदान की और साथ ही साथ गणेश वंदना और शिव वंदना और सारी वंदनाओं के साथ में उनके इस नए आवास की शुभकामनाएं दी और प्रभु से ये प्रार्थना की कि ये सब जो इनका जो आवास है इनको फलीभूत हो, ये सुख समृद्धि से उसमें निवास हो। कितनी खुशी हो रही है? खुशी है राज्य। इतने लंबे समय तक कैसा आवास था आपका जिसमें रह रहे थे? आवास कैसा हो पहले? पहले आवास ना था, कच्चा हो। अच्छा, कच्चे में परेशानी थी, दिक्कत है? हाँ। सही है, आराम है? हाँ, आराम है। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 412 लोगों को आवास आवंटित किए गए, जिनको एक कार्यक्रम के अंतर्गत चाबियां सौंपी गई। कार्यक्रम में खंड विकास कार्यालय के अधिकारियों के साथ साथ तमाम ग्राम प्रधान एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे।
ब्लॉक पिनाहट परिसर प्रांगण में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कार्यक्रम के तहत ब्लॉक प्रमुख ने लाभार्थियों को आवासों की प्रतीकात्मक चाबी सौंपी। ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक परिसर प्रांगण में बुधवार को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक परिसर प्रांगण में बुधवार को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सन 2020-21 के आवास पाने वाले लाभार्थी उपस्थित हुए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवास प्राप्त वाले 190 लाभार्थियों में से 100 लाभार्थियों को ब्लॉक प्रमुख पिनाहट सत्यवीर सिंह भदौरिया द्वारा आवासों की प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की गई। आवासों का लाभ लेने वाले लाभार्थी खुश नजर आए। वहीं ब्लॉक प्रमुख ने मौजूद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया और उनका लाभ लेने की बात कही। इस दौरान विकासखंड अधिकारी ओमकार सिंह, लाल सिंह परिहार, रविंद्र सहित आदि लोग उपस्थित रहे। कस्बा पिनाहट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 1 सितंबर से 7 सितंबर तक प्रधानमंत्री मातृ सप्ताह योजना का आयोजन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है, जहां बुधवार को विधायक महारानी पक्षालिका सिंह ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह योजना का फीता काटकर उद्घाटन किया। कस्बा पिनाहट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 1 सितंबर से 7 सितंबर तक प्रधानमंत्री मातृ सप्ताह योजना का आयोजन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है, जहां बुधवार को विधायक महारानी पक्षालिका सिंह ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह योजना का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की देखरेख के लिए 5,000 रुपए किसानों के माध्यम से टीकाकरण पूरा होने तक प्रदान किए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को विधायक एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जानकारी देकर पायल के वितरण की गई। इसमें आपको जो इन्हें बताया है ये जन धन योजना जो है लोगों का खाता होना ही चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिसका खाता है, लेकिन जिसका नहीं है आप लोगों से निवेदन है जो डॉक्टर ने कहा कि महिला को आपको बना दो, एक पैसा आता। इस दौरान सीएचसी प्रभारी डॉक्टर विजय कुमार, ब्लॉक प्रमुख सत्यवीर सिंह, विनोद दीक्षित, भोला राजपूत, सन्नू सूर्यवंशी, गौरव कश्यप, रफीक खान, इंद्र प्रताप सिंह, डीपीसी आगरा मौजूद रहे। जिला फिरोजाबाद में बढ़ रहे डेंगू प्रकोप की रोकथाम के लिए कथित प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए गांव-गांव में उप स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से टीमें बनाकर जांच कराई जा रही है व ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। जिला फिरोजाबाद में बढ़ रहे डेंगू प्रकोप की रोकथाम के लिए कथित प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए गांव-गांव में उप स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यमों से टीमें बनाई जा रही हैं, जहां ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। बुधवार को गांव कीठौत में सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र अराब टीम ने पहुंचकर युवा एवं बच्चों की जांच कराई। 22 लोगों की जांच में से 3 बच्चे डेंगू पॉजिटिव पाए गए, जिनका सैंपल लेने के बाद एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेजा गया ताकि सही तरीके से उपचार किया जा सके। आज यहाँ पर ग्राम कीठौत में आए हुए हैं, ब्लॉक अराव में। यहाँ पर हमको शिकायत मिली हुई थी, गाँव में बुखार का प्रकोप है, बुखार पूरी तरह फैला हुआ है, तो उसी के लिए हम आए हुए थे। तो आज यहाँ हमने टेस्ट भी किए, जिसमें मलेरिया तो नहीं निकला है, लेकिन करीब 3 लोग डेंगू पॉजिटिव आए हैं अभी। तो उनका हमने अभी रैपिड टेस्ट किया था, उनका सैंपल लेके कंफर्मेशन के लिए फिरोजाबाद लैब भेजा जा रहा है। तो किट की कोई ज़्यादा वो नहीं होती है, जो वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी वो फाइनल रिपोर्ट बनेगी। टीम में आए हुए डॉक्टरों में डॉक्टर ऋषि, रुद्र प्रताप शर्मा, विवेक कुमार ने जाँच की। ग्रामीणों के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि पूरे गांव में करीबन 200 से ऊपर बच्चे एवं युवा बीमार पड़े हैं। प्रत्येक घर में चारपाइयां पड़ी हैं। दुखद जानकारी यह भी मिली कि बीते दिन एक बच्चा प्रिंस पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी कीठौत, उम्र 15 वर्ष, जिसकी डेंगू के कारण मौत हो चुकी। बच्चे की मौत से गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है। फिरोजाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना रामगढ़ व सर्विलांस टीम द्वारा अंतर्राज्यीय गैंग के 2 अभियुक्तों को चोरी की 3 इको कार के साथ गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद फिरोजाबाद अशोक कुमार शुक्ला को विगत समय से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि बाहर से गाड़ियां चोरी होकर जनपद फिरोजाबाद में लाकर बिक्री की जा रही है, जिस पर संज्ञान लेते हुए गैंग की गिरफ्तारी व गाड़ियों की बरामदगी हेतु क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना रामगढ़ व सर्विलांस टीम को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के अनुपालन में थाना रामगढ़ पुलिस व सर्विलांस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर
अबू हुरैरा स्कूल के सामने बाउंड्री में खड़ी गाड़ी से 2 अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिनके कब्जे से गैर दिल्ली व हरियाणा से चोरी की गई 3 चोरी की इको कार बरामद हुई। सन ऑफ सोनू अंसारी आकाशवाणी चौराहे के पास रोड पे रहते हैं, तो ये नैनी क्लास के पास रहते हैं। शौकीन, आदिल, रोहित, इन तीनों से बात किया। समीर ने बात कराई, ठीक है, कि ले आओ गाड़ी। ले आने के बाद सनक गए होंगे, हो सकता है कुछ आभास हो गया होगा, वो तो गाड़ी काटते ही रहते हैं ना, तो उनको पता लग गया होगा, तो वो गाड़ी नहीं लिए इनसे। तब ये गाड़ी कहाँ ले जाएं, तब ऐसे ऐसे बात करते करते बात खुल गई, पकड़ गए। अब बाकी 3-4 जो और मिल रहे हैं इनके साथी, एक्चुअली जब तक गाड़ी कटना बंद नहीं होगी तब तक चोरी होना बंद नहीं होगी। जैसे सोना गलना जब तक बंद नहीं होगा, सोना खरीदना नहीं बंद करेगा, तब तक वो चोरी नहीं बंद होगी। तो हमें इनको भी ठीक करना है। आपके सामने का बोला इन्होंने पूरी बात। हम एक एक को ठीक करेंगे, काटने वाले को ठीक करेंगे, कटाने वाले को ठीक करेंगे, चोरों को भी ठीक करेंगे। ये मेरा अभियान जारी रहेगा। पकड़े गए अभियुक्तों ने अपने नाम जुबैर अहमद पुत्र जफर अहमद, निवासी आकाशवाणी रोड हरी मजार के पास, थाना रामगढ़, फिरोजाबाद, सद्दाम खान पुत्र शाहिद खान, निवासी मोमिन नगर लालपुर मंडी के पास, थाना रसूलपुर, फिरोजाबाद बताए। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। आगरा जनपद के ब्लॉक बाहा क्षेत्र के अंतर्गत गांव फरेरा में एक गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते परिवार भूखे मरने की कगार पर है। परेशान लाचार परिवार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इलाज कराने के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा देहात में गरीब लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि गरीब असहाय परिवारों को इसका लाभ मिल सके, मगर ऐसे परिवारों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला बाहा ब्लॉक क्षेत्र के गांव फरेरा में देखने को मिला, जहां आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार भूखे मरने की कगार पर है। परिवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इलाज एवं आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। बता दें कि फरेरा गांव निवासी राजेंद्र पुत्र राजाराम ने मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार सहित क्षेत्रीय विधायक सहित जिलाधिकारी आगरा को पत्र लिखा। भेजे गए पत्र में परिवार के युवक राजेंद्र के मुताबिक उसका कमर से नीचे का भाग काम नहीं करता। काम कर सकते हैं कहते हैं, ये मेरे माता जी हैं कहते हैं, ये मेरा स्थिति हमारी बहुत ज़्यादा खराब है कहते हैं, मतलब ये देख लो कहते हैं। आपने कहीं अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई हमने, सरकार कहीं सुनवाई नहीं होती कहते हैं। ब्लॉक में गए थे, तहसीलों में गए थे, कहीं सुनवाई नहीं होती सरकार। हम बहुत क्या करें सर, बहुत मजबूर है सरकार, हम कहते हैं। आपके शरीर में क्या समस्या है? दिक्कत है, नस ब्लॉक मेरी कहते हैं, ये ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने मेरे कहते हैं। इसके लिए कितने खर्चे की आवश्यकता होगी? 2 लाख रुपए खर्चे बताया सर कहते हैं। तो अब आपने कहीं और उच्च अधिकारियों से, विधायक से या मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है? गुहार लगाई हमने, कहीं सुनवाई नहीं हो रही सरकार हमारी कहते हैं। अब आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं हमारी ना और कुछ मिल जाए हमारे को, ना राशन कार्ड बन जाए हमारे कहते हैं, और हमारा ऑपरेशन हो जाएगा। हम यही चाहते हैं कहते हैं, ये हमारा निवेदन है आपसे। वह नसों की बीमारी से ग्रसित है, जिससे चलने फिरने में असमर्थ है, किसी सहारे के साथ ही खड़ा हो सकता है। वहीं उसकी वृद्ध माँ मुन्नी देवी आंखों से अंधी है। उसका भाई अगन मंद बुद्धि है। 70 वर्षीय वृद्ध पिता राजाराम वृद्ध होने के कारण कुछ कार्य नहीं कर पाते। गांव में भीख मांगकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते हैं। कभी कभार तो घर में खाना भी नसीब नहीं होता। घर में रुपया तो छोड़िए, एक दहला तक नहीं है। घर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। परिवार में राशन कार्ड भी नहीं है और ना ही वृद्ध माता और पिता को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। कई बार राशन कार्ड राशन डीलर के साथ कर्मचारियों को दिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अभी तक राशन कार्ड नहीं बना जिससे उन्हें राशन प्राप्त हो सके। इस परिवार को सरकारी योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री, विधायक, जिलाधिकारी को पत्र भेजकर इलाज कराने एवं आर्थिक सहायता की मदद के लिए गुहार लगाई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे के बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।